हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने पहले चैप्टर का जो आगे वाला पार्ट है, और वो क्या है, कूलाम का नियम। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर में, इससे पहले वाले जो अपनी क्लास थी उसके अंदर हमने बात की थी कि आवेश क्या होता है, आवेश के क्या गुण होते हैं, आवेश के मात्रा क्या होते हैं, उसकी विमा क्या होती है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उन्हीं आवेशों के बीच में जो हमने आवेश लिए थे। ये आवेश मान लीजिए Q1 है और ये आवेश क्या है, Q2 है। ठीक है, तो इनके बीच में हम कहते हैं कि बल लगता है आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। ये बात हमने आवेशों के बीच में की थी कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब हम यहां पर क्या है कि उसी बल का परिमाण और दिशा ज्ञात करने के लिए, उसी बल का क्या ज्ञात करते हैं, परिमाण और उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए क्या है कि एक नियम दिया गया था। और वो नियम दिया गया था किसके द्वारा, वो नियम दिया गया था किसके द्वारा, कूलाम के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था वो नियम, कूलाम के द्वारा वो है नियम दिया गया था। ठीक है, तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पर भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, यही कूलाम बाबा जी, इन्होंने ये नियम दिया था। जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण के अंदर जो न्यूटन बाबा है, उसी प्रकार से स्थिर वैद्युतिकी के अंदर या आवेशों के बीच में लगने वाले बल का परिमाण व दिशा ज्ञात करने के लिए ये कूलाम बाबा है। दिख रहा है सभी को, देखो कितना अच्छे तरीके से दिख रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्या है कि खोज करते करते कहते हैं कि वैज्ञानिक होते हैं उनके क्या होते हैं, बाल वगैरह कम होते हैं। हालांकि आइंस्टाइन तो खूब हरा भरा था, है ना। तो इस प्रकार से ये कूलाम बाबा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या है कि आवेशों के मध्य लगने वाले इस बल, जो भी बल लगता है F, जो बल लगता है, बल का परिमाण और दिशा ज्ञात करने के लिए क्या है कि एक नियम दिया था। और इस नियम का उतना ही महत्व है जितना कि हम गुरुत्वाकर्षण के अंदर न्यूटन का नियम पढ़ते हैं। तो न्यूटन के नियम का जितना महत्व है उतना ही कूलाम के नियम का क्या है कि इसमें स्थिर वैद्युतिकी के अंदर महत्व होता है। ठीक है, हाँ तो बात करते हैं कूलाम के नियम की। ठीक है भी, कूलाम बाबा क्या देके गए थे अपने को। ठीक है, हाँ तो क्या नियम था, कूलाम नियम। ठीक है, तो कूलाम नियम के अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, जो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है। मान लीजिए ये दो आवेश है, एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश अपने पास क्या है, Q2। दूसरा आवेश क्या है, Q2। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत बल की। किसकी, विद्युत बल की। ये इसको हम बोल सकते हैं कूलाम बल। क्या बोल सकते हैं, कूलाम बल भी बोल सकते हैं। ठीक है, या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल भी बोला जा सकता है। तो ये विद्युत बल क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत बल क्या होता है, किन्हीं दो आवेशों, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, किन्हीं दो या दो से अधिक आवेशों के मध्य, किनके मध्य, आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण या प्रतिकर्षण, हम यहां पर आकर्षण और प्रतिकर्षण क्यों बोल रहे हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विपरीत आवेश होते हैं तो आकर्षण होता है और समान आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है, विद्युत बल कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत बल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विद्युत बल कहलाता है। ये किन्हीं दो आवेशों या दो से अधिक आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्या, कौन सा बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है, विद्युत बल कहलाता है। इस विद्युत बल या आकर्षण प्रतिकर्षण बल जो है, कूलाम बल जो है, इसकी क्या है कि दिशा और परिमाण ज्ञात करने के लिए क्या है कि कूलाम ने एक नियम दिया था। और वो नियम क्या है,
ठीक है, तो उस नियम को हम पढ़ते हैं, नियम क्या है। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या है, नियम, कूलाम नियम कि ये दो बिंदु आवेश हो गए Q1 और Q2। मान लीजिए दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। कितनी बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी R है। तो अब क्या है कि कूलाम क्या कहता है कि किन्हीं दो बिंदुवत, ध्यान रखना भी यहां पर क्या है कि हमेशा बिंदुवत आवेश होने चाहिए। कैसे आवेश होने चाहिए, बिंदुवत आवेश। किन्हीं दो बिंदुवत स्थिर आवेशों, और आवेश भी कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। ठीक है, कूलाम का नियम स्थिर आवेशों पर ही लागू होता है। यदि आवेश गतिमान है तो कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, किन्हीं दो बिंदुवत स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला, किन्हीं दो बिंदुवत स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये तो नियम हो गया। किन्हीं दो बिंदुवत स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश होती है। सीधी रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, तो ये था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो बिंदुवत स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और उसकी दिशा जो है, दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके बीच में जो बल लगेगा वो क्या होगा, F समानुपाती होगा किसके, Q1 Q2 के, और F व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि F समानुपाती क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 बटा में R²। क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 बटा में R² लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कूलाम का नियम क्या है कि किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों, कोई दो बिंदु स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला क्या है कि स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल भी बोला जा सकता है, उन दोनों आवेशों के क्या होते हैं, गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसकी दिशा, उनकी दिशा क्या होगी, इनको मिलाने वाली सीधी रेखा क्या होती है, अनुदिश होती है। या तो अंदर की ओर होती है या किस ओर होती है, बाहर की ओर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कूलाम ने क्या है कि अपना नियम दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से F समानुपाती Q1 Q2 तो और F
F व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? दूरी के वर्ग के। ठीक है, तो इस प्रकार से F व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर के। और कंबाइंड रूप से इस समीकरण क्या लिख सकते हैं? F समानुपाती Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कूलाम ने अपना नियम दिया था। ठीक है, हाँ तो देखिए क्या है, कूलाम का नियम क्या है कि हाँ भी F हमने क्या लिखा था पहले? F समानुपाती Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर लिखा था। फिजिक्स में कहीं पर भी समानुपात का चिन्ह हटाना होता है, या जब हम हटाते हैं तो हमेशा क्या आता है? एक नियतांक आता है। क्या आता है? एक नियतांक आता है। नियतांक यहां पर क्या लिख लेते हैं हम? के लिख लेते हैं Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से F इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। ठीक है, तो F क्या हो जाएगा यहाँ पर? F हो जाएगा यहाँ पर विद्युत बल हो जाएगा। F क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, K यहाँ पर क्या होता है? K यहाँ पर होता है विद्युत नियतांक होता है। विद्युत बल नियतांक बोल सकते हैं या समानुपात नियतांक भी बोल सकते हैं। Q1 और Q2 क्या है? Q1 और Q2 क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है, विद्युत आवेश है। और R क्या है? यहाँ पर R क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो इस प्रकार से जब हम क्या है कि F समानुपाती क्या लिखा था हमने? Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर लिखा था। तो यहाँ पर क्या है कि समानुपात का चिन्ह हटाते हैं। समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर क्या लगता है? एक नियतांक लग जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर विद्युत बल नियतांक बोलते हैं। और इसका मान जो होता है K क्या है? K है समानुपात नियतांक। कौन सा नियतांक है? समानुपात नियतांक है। ठीक है, तो समानुपात नियतांक हो गया। और समानुपात नियतांक है और इसको हम कहते क्या है? विद्युत बल नियतांक। क्या कहते हैं इसको? विद्युत बल नियतांक या कूलाम नियतांक भी बोल सकते हैं। जिस प्रकार से हमने गुरुत्वाकर्षण के अंदर बोला था ना, गुरुत्वीय सावर्त नियतांक, कुछ इसी प्रकार से है। तो विद्युत बल नियतांक। ठीक है, तो इस प्रकार से के यहाँ पर क्या एक समानुपात नियतांक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है कितनी? 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसकी क्या है कि मात्रक क्या है? यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है कि समानुपात नियतांक था, जिसका मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इसका मान होता है। ठीक है, तो दोबारा से एक बार और रिपीट कर देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कूलाम का नियम इंपॉर्टेंट है। तो कूलाम का नियम हमें क्या कहता है? कूलाम का नियम हमें यह कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच में, ठीक है, किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला क्या है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल है, इन दोनों आवेशों के क्या होता है कि इन दोनों ये क्या है? ये समानुपात जब चिन्ह हटाते हैं अपने फिजिक्स में तो हमेशा क्या आता है? एक नियतांक आता है। और यहां पर जब नियतांक लिखते हैं हम तो क्या आ जाएगा कि F इक्वल टू के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। ठीक है, तो K Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर आ जाएगा। और K यहां पर क्या है? एक समानुपात नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम विद्युत बल नियतांक इसको कहते हैं। ठीक है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? कूलाम नियतांक भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर इसका जो मान होता है वो मान कितना होता है? मान होता है इसका K इक्वल टू 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इसका क्या होता है? मात्रक होता है। और 9 गुणा 10 की पावर 9 इसका क्या होता है? मान होता है। ठीक है, तो आगे अब यहां पर क्या है कि K का जो मान होता है, K का जो एक मान होता है वो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की, किसकी? निर्वात या कह सकते हैं वायु, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। क्या? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता।
ठीक है। निर्वात या वायु की क्या होती है, विद्युतशीलता होती है। ये क्या है, इसको क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है, यह एप्सिलॉन। और ये जो यहां पर नीचे हमने क्या लगा दिया, इसके जीरो लगा दिया, तो एप्सिलॉन जीरो बोल सकते हो आप, इसको एप्सिलॉन नोट बोल सकते हो, ठीक है, एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर ये क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब यहां पर जो हम क्या है कि बल का जो मान है वो मान फिर हम क्या रखेंगे यहां पर कि F इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, F इक्वल टू के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब जैसे ही K का मान रखा, K का भी जो मान आपको बताया था, K इक्वल क्या होता है 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो F इक्वल टू अब क्या आ जाएगा कि Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर तो है ही, क्या आ जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, बटा में आर स्क्वायर, ठीक है। और एप्सिलॉन नोट क्या है, जैसा कि अभी बताया था, क्या होता है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होता है। और इसका जो मान होता है वो मान कितना होता है, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12, मात्रक होता है, यूनिट होती है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है, इसका मान क्या होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। कई बार एप्सिलॉन नोट की विमा भी पूछी जाती है, क्या पूछते हैं, इसकी विमा भी इसकी पूछी जाती है, ठीक है। तो विमा इसकी पूछी जाती है, तो क्या आ जाएगा विमा के अंदर कि विमा इसकी किस प्रकार से विमा हम यहां पर लेके आते हैं, ठीक है। तो विमा की हम बात करते हैं, तो विमा किसकी, एप्सिलॉन नोट की विमा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नोट की विमा की हम बात करें, देखिए F इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि Q1 Q2 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नोट और R स्क्वायर, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। विमा क्या होती है, M1 L1 T-2, ठीक है। बता रहे हैं आपको किस प्रकार से करते हैं, तो M1 L1 T-2। और इधर है आवेश, तो आवेश की विमा क्या होती है, A1 T1, ठीक है। और दो आवेश है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, क्या A1 और T1 दो बार लिख सकते हैं, बटा में क्या आ जाएगा, इसकी तो हमें ज्ञात करनी है। मात्रक का जो कोई भी नियतांक दिए होते हैं उनकी कोई विमा नहीं होती, जैसे यहाँ पर 4 है, 4 की कोई विमा नहीं होती, पाई 22/7 होता है, कोई इसकी कहीं विमा नहीं होती। आर स्क्वायर क्या हो गया, मीटर हो गया, दूरी होगी, और दूरी की विमा हम क्या लिखते हैं, एल, और यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नोट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नोट इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर कि Q1 Q2 बटा में क्या आ जाएगा, FR स्क्वायर। इसको एक बार क्या है कि नियतांक है जो, या जो नियत पद है उनको एक बार हम यहाँ पर क्या रखते हैं, साइलेंट रखते हैं विमा के लिए, ठीक है। तो Q1 और Q2 की विमा क्या हो जाएगी, A2 T2 बटा में F की विमा हमारे पास क्या है, M1 L1 T-2, और यहां पर दूरी की विमा अपने पास क्या है, L2 है, ठीक है। तो अब इसकी विमा अपने पास क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नोट की विमा क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नोट की विमा हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, M-1, ठीक है। L1 है, L2 भी है, जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, L3 को ऊपर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, L-3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए क्या बचा हमारे पास, A2 और T ये भी ऊपर जाएगा, तो जब ऊपर पर जाता है तो घात क्या हो जाती है, माइनस से प्लस हो जाती है, यानी निशान चेंज हो जाता है, तो क्या आ जाएगा, यहां पर T क्या लिखें, 4, और A क्या लिखें, 2। तो इस प्रकार से इसका विमेय सूत्र अपने पास क्या बन जाएगा, M-1 L-3 T4 और A
2। इस प्रकार से इसका क्या है कि विमीय समीकरण दिया जाता है। मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये भी एग्जाम में क्या है कि कई बार पूछी जाती है कि हाँ भी यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता की विमा क्या होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी विमा अपने पास आ जाती है। ठीक है, हाँ भी इसका एक और मात्रक भी लिख सकते हैं, इसका मात्रक एक और भी लिखा जा सकता है, और इसका एक मात्रक और होता है फेरेड प्रति मीटर होता है। क्या होता है, फेरेड प्रति मीटर भी होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, फेरेड प्रति मीटर भी होता है। ठीक है, मात्रक की बात करें हम। ठीक है, तो एक मात्रक तो क्या लिख रहे हैं हम, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और दूसरा क्या होता है यहाँ पर फेरेड प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है। ठीक है, ये तो फेरेड प्रति मीटर हो गया मात्रक, और दूसरा मात्रक हमारे पास क्या है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर हुई। ठीक है, दोबारा से हम बात करें कूलम के नियम की, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पर इसके ऊपर क्या है थोड़ा सा हम जोर दे रहे हैं कि हाँ भी ये नियम अपने पास क्या है। हाँ भी कूलम के नियम की हम बात करें यहाँ पर, तो कूलम के नियम द्वारा से देखिए, तो कूलम का नियम क्या होता है कि दो बिंदुत आवेश है। ठीक है, एक Q है और दूसरा अपने पास क्या है, Q2 है। तो कूलम नियम की हम बात करें दोबारा से, ठीक है, तो इनके बीच में लगने वाला जो क्या है कि विद्युत बल है Fe, E इसलिए लिखा जाता है कि ये बताता है कि ये विद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। जैसे कि तो F जो क्या होता है किसके समानुपाती होता है, Q1 और Q2 के, और बटा में क्या होता है यानी कि दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो Fe इक्वल टू क्या जाता है हमारे पास, K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर हो जाता है, और K यहाँ पर क्या है, नियतांक होता है। ठीक है, तो Fe इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, K एक क्या है कि कूलम कांस्टेंट है। ठीक है, Q1 और Q2 क्या है यहाँ पर चार्ज है। ठीक है, और दूरी क्या है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, R यहाँ पर क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और बल का मात्रक हमें पता ही है क्या होता है जी, न्यूटन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि एक प्लस है दूसरा नेगेटिव है तो दोनों के बीच में आकर्षण बल कैसा होता है, अट्रैक्शन हो रहा है। देखो ये तीर का निशान ऐसे दिखा रखा है, ऐसे होता है तो अट्रैक्ट होते हैं, और एक माइनस है दूसरा भी माइनस है तो दोनों बीच में रिपल्शन होता है यानी कि प्रतिकर्षण होता है। और यदि इसी प्रकार से दोनों क्या है कि पॉजिटिव है तो इनके बीच में भी क्या होता है, रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर क्या है कि कूलम का नियम अपने को दिया जाता है। ठीक है, और कूलम का नियम का वैसे महत्व है जैसा कि गुरुत्वाकर्षण नियम का होता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, तो जिसे उसमें लगता है कि हाँ भी बल Fg, G का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिस प्रकार से लगता है उसी प्रकार से क्या है कि यहाँ पर क्या लगता है, कूलम बल दिया जाता है। ठीक है, जैसे कूलम बल जैसे न्यूटन का नियम दिया गया था किसके लिए, द्रव्यमानों के लिए, गुरुत्वाकर्षण के लिए, उसी प्रकार से आवेशों के बीच में लगने वाले बल क्या है कि किस प्रकार से डिफाइंड किया जाता है, वो डिफाइंड किया जाता है किस प्रकार से, कूलम के नियम से इसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। दोबारा से क्या कि अभी हमने यहां पर क्या फॉर्मूला लिखा था कि F इक्वल टू हमने क्या लिखा, Q1 Q2 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिखा था, R स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम बात करें कि एप्सिलॉन नॉट हमने कहा निर्वात या वायु की। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो अपने क्या है जो आवेश रखे हुए थे वो किस में रखे हुए हैं, निर्वात में रखे हुए हैं। निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। ठीक है, विद्युतशीलता का मतलब ये होता है कि आवेशों के मध्य लगने वाली बल सामर्थ्य। क्या होता है विद्युतशीलता मतलब क्या होता है कि आवेशों के मध्य लगने वाले बल की बल सामर्थ्य, यानी कि किस प्रकार से लगेगा सामर्थ्य। ठीक है, तो किस प्रकार से ये बल लगता है, कितना लगता है, किस परिमाण में लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बल सामर्थ्य इसको बोला जाता है। ठीक है, बल सामर्थ्य। ठीक है, तो बल सामर्थ्य। अब यदि बात, ये तो क्या था, निर्वात के लिए था। यदि
आवेश कहां हो, किसी माध्यम में रखे हो, यानी कि माध्यम के लिए, किसके लिए, माध्यम के लिए। अब माध्यम के लिए बल किस प्रकार से होगा, तो एफ एम, एम का मतलब क्या हो गया, मीडियम माध्यम, एफ का मतलब क्या हो गया, मीडियम माध्यम, ठीक है। तो एफ इक्वल टू अब क्या लिखा जाएगा यहां पर, Q1 Q2 बटा में, मतलब दो आवेश जो थे ना इनके बीच में क्या है कि कोई, हमने क्या है कि कोई माध्यम रख दिया, जैसे कोई कांच रख दिया, रबड़ रख दिया, प्लास्टिक रख दिया, पानी रख सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, कोई माध्यम हमने इनके बीच में रख दिया। तो अब यहां पर क्या है कि किस प्रकार से बल का मान परिवर्तित होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो एफ एम यानी कि एफ माध्यम में, Q1 Q2 बटा में 4 पाई, अब यहां पर सीधा लिखेंगे एप्सिलॉन, क्या लिखेंगे, सीधा एप्सिलॉन लिखेंगे, एप्सिलॉन नोट नहीं लिखेंगे, और क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। और आप याद रखने के लिए यहां पर एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हो, याद करने के लिए आप एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हो। तो एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू क्या हो गया, माध्यम की विद्युतशीलता, किसकी, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। तो माध्यम की विद्युतशीलता तो एप्सिलॉन एम हो गया, ठीक है। और एप्सिलॉन एम का जो मान होता है वो होता है एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर, आर होता है रिलेटिविटी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, एप्सिलॉन आर क्या होती है, आपेक्षिक, आपेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता क्या होती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि जो बल का मान क्या रखा जाएगा, एप्सिलॉन एम सॉरी एफ एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बटा में क्या लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, और क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माध्यम में लगने वाले बल का मान, ठीक है। तो माध्यम में लगने वाले बल के लिए हम क्या लिखते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू Q1 Q2 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, और क्या आ जाएगा आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम निर्वात में कितना बल था अपने पास, निर्वात में इतना बल था, ठीक है। अब निर्वात में इतना बल था और यहां पर क्या है कि माध्यम में इतना बल, यदि दोनों समीकरणों की तुलना करें, ठीक है, दोनों समीकरणों की यदि हम तुलना करें, मान लीजिए एक समीकरण है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया हमने, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया, समीकरण 1 और 2 की यदि तुलना करें, ठीक है, तो क्या आ जाता है अपने पास, एफ ये वाली, ठीक है, बटा में क्या लिखे एफ एम, यानी कि इस समीकरण में इसका हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। वो आपकी मर्जी है, चाहे आप समीकरण 2 में क्या है कि समीकरण 1 का भाग कर सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि अनुपात के अंदर वापस क्या आ जाता है, वही चीज अपने को आ जाती है। तो एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन किसका मान हम ज्ञात करें, यहां पर हम यहां पर ज्ञात करने जा रहे हैं एप्सिलॉन आर के लिए, ठीक है। तो एफ बटा में एफ एम, तो क्या आ जाएगा इसका मान Q1 Q2 बटा में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नोट और आर स्क्वायर, और भाग किससे दे रहे हैं, एफ एम से भाग दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, एफ एम से भाग दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ये वाला पद ऊपर और ये वाला नीचे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, और बटा में क्या आ जाएगा हमारे पास क्या Q1 और Q2, Q1 से ये कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट ये कट रहा है, तो हमारे पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो F बटा में एफ एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी हमारे पास ये आ जाएगा कि एप्सिलॉन आर बचा है, क्या बचा है, एप्सिलॉन आर बचा, और तो सारा कुछ कट गया, तो क्या आ जाएगा बटा में 1, ठीक है। तो एफ एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ बटा में एप्सिलॉन आर। मतलब क्या हुआ कि माध्यम में जो बल का मान होता है, माध्यम में जो क्या बल का मान होता है, वो निर्वात में लगने वाले बल की अपेक्षा एप्सिलॉन आर गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना गुना कम हो जाता है, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाता है, ठीक है। इस आपेक्षिक विद्युतशीलता को पराविद्युतांक भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पराविद्युतांक भी कहा जाता है, कि क्या कहते हैं इसको, पराविद्युतांक भी कहते हैं।
ठीक है, क्या कहते हैं इसको, पराविद्युतांक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि माध्यम में क्या हो जाता है, बल का मान कम हो जाता है। किसी माध्यम में बल का मान क्या होता है, कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी के अपेक्षित विद्युतशीलता या पराविद्युतांक होता है 80। कितना होता है, 80 होता है। तो यदि इन आवेशों के बीच में यदि पानी है, ये दो आवेश है, इनके बीच में हमने क्या रख दिया, पानी रख दिया, तो क्या हो जाएगा कि पानी का पराविद्युतांक कितना होता है, पानी का पराविद्युतांक किसका कितना होता है, 80 होता है पानी के लिए। किसके लिए, पानी के लिए। ठीक है, तो पानी का, वाटर का पराविद्युतांक कितना होता है, 80 होता है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि यदि पानी के अंदर उन्हीं आवेशों को रखा जाए तो बल का मान निर्वात की अपेक्षा 80 गुना कम हो जाता है। कितने गुना कम हो जाता है, 80 गुना कम हो जाता है। ठीक है, और यदि धातु की बात करें, धातु का पराविद्युतांक या अपेक्षित विद्युतशीलता कितनी होती है, अनंत होती है। तो यहां पर क्या हो जाता है, मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे माध्यम आते हैं तो वैसे वैसे क्या हो जाता है यहाँ पर कि बल का मान कम होता जाता है। कितने गुना, जितनी उसकी अपेक्षित विद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है कि ये अपने पास क्या था, यहाँ पर कूलाम का नियम था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कूलाम के नियम में हमने बात की। ठीक है, अब बात करते हैं कि F इक्वल टू अपने पास क्या था, F इक्वल टू अपने पास क्या है यहां पर, क्या, K Q1 Q2 बटा में R²। ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं कि एक कूलाम को, या यहां पर क्या कर सकते हैं हम, यहां पर बल को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, एक कूलाम को कैसे परिभाषित कर सकते हैं हम यहां पर, देखिए, यदि Q1 बराबर Q2 हो, बराबर हम क्या मान लेते हैं, 1 कूलाम। क्या मान लेते हैं हम, 1 कूलाम। दूरी दोनों के बीच में है, वो कितनी मान लेते हैं हम, 1 मीटर। ठीक है, तो लगने वाला बल कितना आ जाएगा हमारे पास, K, और K का मान कितना आ जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर 9 क्या आ जाएगा, न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि यदि दोनों आवेशों निर्वात में स्थित, यदि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, 1 मीटर की दूरी पर स्थित दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन हो, तो क्या हो, 10 की पावर 9 न्यूटन हो, तो प्रत्येक आवेश का परिमाण 1 कूलाम होता है। क्या होता है, 1 कूलाम होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि हाँ भाई, निर्वात या वायु के अंदर क्या है कि 1 मीटर की दूरी पर, निर्वात या वायु की 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि दोनों आवेश हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि उनके बीच में लगने वाला बल यदि कितना है, यहाँ पर 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन का हो, तो दोनों प्रत्येक आवेश का परिमाण कितना होता है, 1 कूलाम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर किसको परिभाषित कर रहे हैं, कूलाम को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कूलाम को परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टैटिक्स के लिए कूलाम का नियम। जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, उसी प्रकार से कूलाम का नियम अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे विद्युत बल को हम अच्छी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, परिमाण ज्ञात कर सकते हैं, दिशा ज्ञात हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब इस कूलाम नियम की महत्वपूर्ण जो बातें हैं या महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो क्या है। ठीक है, हाँ भाई, कूलाम
नियम के महत्वपूर्ण तथ्य, कूलाम नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, हाँ भी सबसे पहले हम बात करें कि कूलाम नियम जो होता है वो स्थिर आवेशों के लिए होता है। किसके लिए लागू होता है? केवल स्थिर आवेशों के लिए। किसके लिए? स्थिर आवेशों के लिए। ठीक है, केवल किसके लिए लागू होता है? ये स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है। ठीक है, दूसरा, यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम किसका पालन करता है? ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। दूरी में क्या, बटा में क्या आता है? आर स्क्वायर आता है, तो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन ये करता है। ठीक है, हाँ भाई। फिर उसके बाद हम बात करें कि कूलाम नियम के अंदर स्थिर आवेशों की बात होगी, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि जो बात हम स्टार्टिंग में बिंदु आवेश, तो आवेश भी कैसे होने चाहिए? यहाँ पर बिंदु आवेश होनी चाहिए। कैसे आवेश होने चाहिए? बिंदु आवेशों के लिए लागू, बिंदु आवेशों के लिए। ठीक है, बिंदु आवेश हम किसे कहते हैं? जब आवेशों के मध्य जो क्या है दूरी है वो उनकी परिमाण की अपेक्षा ज्यादा होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश बोलते हैं। ठीक है, हाँ भाई। फिर उसके बाद में हम बात करें आगे कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है कि बहुत अधिक शक्तिशाली। कितना? बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें, केवल इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो यह गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कितना गुना होता है? 10 की पावर क्या आएगी? 10 की पावर 43 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें, किसकी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें, तो ये 10 की पावर 39 गुना क्या होता है? ज्यादा शक्तिशाली होता है। यदि प्रोटॉन की बात करें, तो ये 10 की पावर 36 गुना ज्यादा क्या होता है? शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा क्या होता है? शक्तिशाली होता है। ठीक है, हाँ भी। इसकी जो परास होती है, पांचवा, इसकी जो रेंज होती है, परास जो होती है, वो केवल परमाणुवीय दूरी यानी कि केवल नाभिक, केवल परमाणु तक की सीमित रहती है, जो हम कितनी मानते हैं? परास 10 की पावर लगभग -10 मीटर या इससे कुछ मीटर की दूरी तक ही ये क्या होता है? प्रभावी होता है। ठीक है, तो ये कुछ दूरी तक ही, कुछ यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 10 परमाणु दूरियों तक ही क्या होता है? ज्यादा प्रभावी परमाणु दूरी तक ही होता है। ठीक है, यानी कि इसकी रेंज बहुत ही कम होती है। ठीक है, रेंज क्या होती है? इसकी कम होती है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की होती है अनंत दूरी तक, गुरुत्वाकर्षण क्या होती है? अनंत दूरी तक होती है, और इसकी क्या होती है? यहाँ पर परमाणु दूरियों तक की होती है। ठीक है, और छठा होता है, यह न्यूटन ने एक तीसरा नियम क्या होता है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है भी? न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो यह क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। किसकी पालना करता है? ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना ये करता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम हमें पता है कि जब आप किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हो तो वह वस्तु उतने ही परिमाण में किंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसको हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। ठीक है, तो एक आवेश, मान लीजिए ये आवेश है Q1 और Q2, तो ये आवेश जितना इसके ऊपर बल लगाता है उतना ये आवेश इसके ऊपर क्या लगता है? बल लगाता है, परंतु दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। पढ़ेंगे हम आगे कूलाम के नियम के सदिश निरूपण में, ये पढ़ेंगे कि हाँ भी किस प्रकार से विपरीत बल लगाता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आएगी, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की क्या आता है, ये पालना करता है, ठीक है। और एक और, यह भी केंद्रीय बल है। कैसा बल है ये, केंद्रीय बल है। कौन सा बल है, केंद्रीय बल है। और ये संरक्षित बल है। कौन सा बल है, संरक्षी। केंद्रीय बल भी है और संरक्षी बल भी है, ठीक है। केंद्रीय बल भी होता है और संरक्षी, यानी विद्युत बल है या यहाँ पर कूलाम बल है, तो ये भी क्या, कौन सा बल होता है, संरक्षी बल होता है, या इसको हम बोल सकते हैं केंद्रीय बल ये होता है, ठीक है। और जितना महत्व गुरुत्वाकर्षण का, गुरुत्वाकर्षण के अंदर न्यूटन के नियम का है, उतना ही महत्व स्थिर विद्युत के अंदर कूलाम के नियम का होता है, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि दो आवेशों के बीच में, दो आवेशों के मध्य विद्युत बल किसी अन्य आवेश से प्रभावित नहीं होता है, किसी अन्य आवेश से, किसी अन्य आवेश की उपस्थिति, अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल किसी अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। यानी कि मान लीजिए दो आवेशों के बीच में बल लग रहा है, मान लेते हैं 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो यदि तीसरा कोई आवेश आ गया तो उनके बीच में लगने वाला बल कितना होता है, 10 न्यूटन का ही होता है। उसमें कोई भी यहाँ पर क्या है कि उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या है कि कूलाम के नियम का विस्तृत अध्ययन किया है। आपके 12वीं क्लास के अकॉर्डिंग हमने बिल्कुल इसका एक एक चीज अच्छे तरीके से हमने इसको पढ़ी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से कूलाम के नियम का अध्ययन किया, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।